हेलो बच्चों, आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज आपको सोल्व कराने वाला हूँ 10th क्लास का सैम्पल पेपर मैथ्स वाला। और उसका भी सिर्फ सेक्शन ए कराऊंगा मैं, जिसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इन 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को मैं डिटेल में कराने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं सॉल्यूशन डिटेल में कराऊंगा, और जो बच्चे वीडियो को जल्दी देखना चाहते हैं वो 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल्स टू। देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, एक इंटीजर दिया हुआ है जिस ए, और ए की वैल्यू बताई हुई है पी क्यूब इंटू क्यू रेज़ टू द पावर 4, और बी दूसरा नंबर दिया हुआ है जिसकी देखा जाए तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों है? क्योंकि इसमें बताया हुआ है ना, स्टेटमेंट हमेशा ना ध्यान से पढ़नी चाहिए। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ए बी दोनों इंटीजर्स हैं। उसके बाद क्या बताया हुआ है, ए और बी की फैक्टराइजेशन दी हुई है, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, तो ये प्राइम नंबर्स है पी और क्यू। इफ एच सी एफ ऑफ ए बी, सो एच सी एफ बताया हुआ है इन दोनों नंबर्स का। एच सी एफ की वैल्यू क्या बताई हुई है, एच सी एफ जो है वो दिया हुआ है पी रेज़ टू द पावर एम इंटू क्यू रेज़ टू द पावर एन, और एलसीएम जो दिया हुआ है, एलसीएम की वैल्यू दी हुई है पी रेज़ टू द पावर आर क्यू रेज़ टू द पावर एस। तो देखो क्वेश्चन तो वैसे बहुत इजी है, बस थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रिकी बनाया हुआ है थोड़ा सा। जब आपके पास दोनों नंबर दिए हुए हैं ए और बी, तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ तो हम इजीली फाइंड कर ही सकते हैं। तो अगर मैं इनका एचसीएफ फाइंड करूं ए और बी का, तो आपको वैसे एक छोटी सी ट्रिक पता होगी, या फिर पहले क्वेश्चन करा देता हूँ उसके बाद ट्रिक बता दूंगा। ए और बी का अगर एचसीएफ देखिए ना हम, तो एचसीएफ जो है हमारे पास वो होगा पी स्क्वायर और क्यू क्यूब। और अगर इन दोनों के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा, एलसीएम में हम क्या करते हैं, हायर पावर उठाएंगे, तो एलसीएम होगा यहाँ से पी क्यूब और क्यू रेज़ टू द पावर 4। तो अब देखो एलसीएम एचसीएफ हमें क्वेश्चन में भी गिवन था, एलसीएम एचसीएफ। तो क्वेश्चन से हमें क्या बात समझ आ रही है, क्वेश्चन से हमें ये बात समझ आ जाएगी कि भाई जो एम है ना, एम की वैल्यू है, देखो यहाँ से कंपेयर करते हैं 2, एन की वैल्यू जो है वो है 3, आर की जो वैल्यू है वो है 3, और एस की जो वैल्यू है वो है 4। तो अगर मैं देखो, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है जो लिखा हुआ है m प्लस एन टाइम्स आर प्लस एस। तो देखो m प्लस एन, m की वैल्यू 2 3, तो ये क्या आ गया 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, तो ये होने वाला है जी 5 टाइम्स 7 यानी कि 35। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब मैं आपको यहां से बता देता हूं छोटी सी ट्रिक, वो ट्रिक समझना क्या होती है। देखो जैसे एलसीएम है, एलसीएम की फुल फॉर्म पता है ना सभी को, एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके नाम में बेशक लोएस्ट आ रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एलसीएम फाइंड करना होगा तो लोएस्ट के लिए हम हायर पावर उठाएंगे। देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि एलसीएम ऑफ 8 एंड 10, 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इनका 40, एलसीएम होगा 40, और इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 2। तो एलसीएम नाम में बेशक लोएस्ट है, लेकिन वो जो दो नंबर्स होंगे उन दोनों नंबर से या तो बड़ा होगा, एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, या फिर वो जो दो बड़े नंबर है उसमें से बड़े वाले नंबर के इक्वल हो सकता है। तो ऐसे समझ लो कि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। तो इसीलिए एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा वाली पावर्स उठाते हैं, और एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, छोटे वाली पावर्स उठाते हैं। ये आप याद भी रख सकते हो यहां से। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। तो पी एक प्राइम नंबर दिया हुआ है फिर से, और यहां पे बताया हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ पी इज। तो देखिए यहां पे क्या बताया हुआ है कि इसके फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ पी, ठीक है। तो देखो पी एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के फैक्टर्स अगर हम करें, जैसे मान लो p
एक प्राइम नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया हुआ है यहाँ से कि p जो है ना एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर हो सकते हैं ना, 1 एंड p। तो इसका मतलब अगर हमारे पास p के फैक्टर्स जो हैं वो रूट्स हैं, बताया हुआ है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, देखो दोबारा से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स, उसके 2 रूट्स हैं एज फैक्टर्स ऑफ p, और रूट्स क्या है? p के फैक्टर्स। p एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स होंगे 1 एंड p इटसेल्फ। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो कि रूट्स हमारे पास जब 1 और p आ गए हैं, रूट्स आ गया 1 और p, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने मान ली 1 और p, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस p या p प्लस 1, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी p इंटू 1 जो कि p हो गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस केस में क्या गिवन है? इस केस में इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं हम। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या है यहाँ से? p प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम जाके देखते हैं ये कौन सी इक्वेशन से मैच कर रहा है। ये सेकंड बी वाली से मैच कर रहा है, हाँ नेगेटिव साइन है वहाँ पे, तो ये बी वाली से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आपने एक बात नोटिस की यहाँ पे कि प्राइम नंबर पे बड़ा फोकस किया हुआ है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये बात पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर p एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड p। तो जब हमारे पास फैक्टर्स की हेल्प से रूट्स आ गए सीधा सीधा, तो रूट्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम? सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद इक्वेशन आ जाएगी यूजिंग फार्मूला। वो फार्मूला ज्यादातर बच्चों को याद होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। अच्छा, इसके बाद बताया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। देखो कितना सही चीज दी हुई है यहाँ पे, सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है और p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला तो पता ही होगा यहाँ से। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस b बाय a। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कराया था उसी को मैं यूज कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स के लिए फॉर्मूला होता है जी माइनस b बाय a। तो ये आ जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू -2 है बाय a की वैल्यू है p। तो ये आ गया सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आई पॉजिटिव 2 बाय p। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है c बाय a। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा? ऊपर चल के देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा हमारे पास c बाय a यानी कि 3p बाय p। तो ये आ गया 3p बाय p, कैंसिल किया तो ये बन गया 3। ये नीचे वाला पोर्शन मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये आ गया सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स देखो ये लिखा हुआ है, सम ऑफ द रूट्स ये क्या है? ये है 2 बाय p। तो 2 बाय p की जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है यानी कि 3, उसके इक्वल आ गई। तो जैसे ही मैं यहाँ पे शिफ्टिंग करूँगा 2 बाय 3 इक्वल्स टू p, तो p की वैल्यू 2 बाय 3 आ गई है। यही हमारा यहाँ से फाइनल आंसर है, p की वैल्यू है 2 बाय 3, यानी कि ऑप्शन नंबर b इज द राइट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ से 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। दोनों इक्वेशंस क्या क्या है? एक है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 1 टाइम्स 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल्स टू 2k प्लस 1। तो अब यहाँ से लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम क्या कर सकते हैं? हम a1 b1 c1 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू जो है इस केस में -1 है। और ऐसे ही हम a2 की वैल्यू देख लेते हैं। a2 की वैल्यू गिवन है 2k माइनस 1। b2 की वैल्यू क्या है? b2 की वैल्यू है k माइनस 1 और c2 की वैल्यू जो है, c2 की वैल्यू है -2k प्लस 1, मतलब माइनस और ये 2k प्लस 1।
तो अब इसमें इनकंसिस्टेंट गिवन है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन। सो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है? उसमें होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब देखो जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ना k की वैल्यू की बात कर रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, नॉट इक्वल टू की तो बात ही नहीं कर रहा है। तो हमारा ना यहीं से आंसर आ जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू क्या हो सकती है ये पूछी है उन्होंने, ये नहीं पूछा कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू है 2k-1 इक्वल्स टू b1। b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है k-1। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे आ जाएगा 3k-3 इक्वल्स टू 2k-1। इसको इधर दूसरी साइड ले जाके सोल्व करूंगा मैं, तो यहाँ से आ जाएगा k इक्वल्स टू +2 और यही हमारा क्या है? आंसर है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट रीड करते हैं। इसमें बताया हुआ है इफ द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर। तो एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम की छोटी सी प्रॉपर्टी लगेगी, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए PQRS ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। P के कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स और R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और क्वेश्चन में ना S के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, जब कभी भी यहाँ पे मिड पॉइंट मतलब एक पैरेललोग्राम गिवन हो, 3 वर्टिसेस गिवन हो, 4th वर्टेक्स आपको फाइंड करने के लिए बोल दें, तो आपको क्या करना है, आपको मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है दोनों डायगोनल्स के लिए। अब मैं दोनों डायगोनल्स के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि अब देखो ये PQRS अगर पैरेललोग्राम है तो PR इज वन डायगोनल एंड द सेकंड डायगोनल इज QS। तो अब क्या है, बोथ इंटरसेक्ट एट, मैं इस पॉइंट को O मान लेता हूँ। तो आपको यहाँ से ये बताया, मतलब एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हुआ कि O जो है ना वो PR का भी मिड पॉइंट है और QS का भी मिड पॉइंट है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से P, Q, R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो P और R के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हुए हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, O के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, देखो P प्लस R है ना, P और R के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 3 डिवाइडेड बाय 2 O के कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ से आ जाएगा 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करने पर ये आ चुका है 0, O के कोऑर्डिनेट्स 0 और 1 आ गए हैं ये। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने PR का मिड पॉइंट से लिया है, PR का मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, मिड पॉइंट के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होता है, सेक्शन फॉर्मूले से ज़्यादा आसान लगता है मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना। तो अब देखो इसके बाद हमने PR पे तो यूज कर लिया, अब QS के हिसाब से अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, QS के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं तो आएगा -2। S के कोऑर्डिनेट्स आप अगर एज्यूम कर लो AB, तो ये -2 + A/2, 3 + B/2। इस केस में मैंने क्या किया है, S के कोऑर्डिनेट्स को A, B अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि MCQ जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना बच्चों को लगता है कि जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड सोशल स्टडीज़ में जैसे आंसर्स आते हैं ना जल्दी से, तो बच्चों को लगता है कि यहाँ से भी एकदम से आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैथ्स में क्या होता है, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन में आपको 2 मिनट्स तक का टाइम लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगाओ और पूरा सॉल्व करने के बाद ही आंसर देंगे हम, ऐसे नहीं कि तुक्का मारना है, फ्लूक करना है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से देखो -2 + A/2 की जो वैल्यू है ना वो आ रही है 0। मतलब मैं यहाँ वाला O कोऑर्डिनेट को और यहाँ वाले
ओ कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट से, ओ के जो कोऑर्डिनेट्स है उससे कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो अब क्या आ गया, यहाँ से 2 को दूसरी साइड ले जाके मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस ए इक्वल्स टू 0 और ए की वैल्यू आ गई 2, मतलब एस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ गया है। और यहाँ से अगर मैं y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर रहा हूँ तो 1 इक्वल्स टू 3 प्लस बी बाई 2 है। जैसे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस बी इक्वल्स टू 2 और b की वैल्यू आने वाली है 2 माइनस 3 जो कि आ जाएगा -1। तो s पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 2, s पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 2 एंड -1, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 एंड -1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस स्टेटमेंट में गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR इफ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड्स गिवन है। वैसे तो देखो इस क्वेश्चन में ना डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बना लेते हैं। तो यहाँ से ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है ABC और दूसरा ट्राइंगल जो गिवन है वो गिवन है PQR। इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि AM is one altitude and PN is another altitude, means AM is altitude for triangle ABC and PN is an altitude for triangle PQR। इसके बाद ये भी बताया है, एक रेशो भी गिवन है यहाँ से कि AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर जो रेशो है उसकी वैल्यू गिवन है 4/9। तो ठीक है, यहाँ से तो सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा AB बाय PQ रेशो, मतलब हमने क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया दोनों साइड्स, यहाँ से 2/3 आ गया। तो अब एक बात देखो, ट्राइंगल क्योंकि बताया हुआ है कि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो सिमिलर से हमारे पास रेशो मांगा है इन्होंने AM और PN का। तो एक बात आप याद रखना, यहाँ से जो एक सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती है ना उसमें तो प्रोपोर्शनैलिटी होती है। मतलब अगर आपको ये पता है कि ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है तो ये बात तो आपको पता ही होगा कि AB बाय PQ रेशो जो है ना वो BC बाय QR रेशो और AC बाय PR रेशो के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो साइड्स होती है ना ट्राइंगल की वो एल्टीट्यूड्स के भी प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब एक अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स भी दूसरे वाले ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स के प्रोपोर्शनल होंगे और साइड्स एंड एल्टीट्यूड्स भी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मैं उस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँ तो सीधा सीधा मेरे पास क्या आ रहा है, सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा कि AB बाय PQ रेशो इज इक्वल टू AM बाय PN रेशो। और AB बाय PQ रेशो अभी हमने फाइंड किया है, तो AM बाय PN रेशो की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2/3 आ गई। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ से नोट कर लेना आप कि अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो यहाँ से साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब AB बाय PQ, ये तो सभी को पता है, AB बाय PQ इक्वल्स टू BC बाय QR इक्वल्स टू AC बाय PR, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। दूसरा क्या याद रखना कि जो ये साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी है ना, मतलब AB बाय PQ ये आपका पेरीमीटर के भी प्रोपोर्शनल होगा। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेरीमीटर पे भी बन सकता था। और अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पेरीमीटर ऑफ ABC का मतलब क्या हो गया, AB प्लस BC प्लस AC डिवाइडेड बाय PQ प्लस QR प्लस PR, ठीक है ना। तो पहला तो क्या समझ आया कि साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, फिर ये समझ आया कि साइड्स जो हैं वो पेरीमीटर के भी प्रोपोर्शनल होगी। और तीसरी बात मैं यहाँ से ये बता देता हूँ कि जो साइड्स होंगी ना, साइड्स वो हमारे एल्टीट्यूड के भी प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब AB बाय PQ ये एक साइड है, कोई भी एल्टीट्यूड उठा लेना लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होना चाहिए।
ए एम बाय, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, ए एम बाय पी एन, ठीक है। तो एल्टीट्यूड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। और एरिया थ्योरम, एरिया वाला जो इस साल आपका यहाँ से सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, एरिया थ्योरम, वो बता देता हूँ मैं। उसमें क्या होता था, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी होती थी ये होती थी ए बी बाय पी क्यू होल स्क्वायर, इसके इक्वल। तो क्या समझ आया? तो यहाँ से एक छोटी सी बात, छोटा सा शॉर्ट नोट्स, कि भाई साइड्स जो हैं, साइड्स आपस में सारी प्रोपोर्शनल होंगी, और साइड्स जो हैं वही सेम प्रोपोर्शन होगा यहाँ से एल्टीट्यूड्स का भी, और जो एल्टीट्यूड्स का प्रोपोर्शन है सेम वही प्रोपोर्शन चलेगा हमारा पेरीमीटर के लिए भी, ठीक है। इस पे हमेशा एक क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। तो ये सब आप नोट्स बना लो, ये सब यहाँ से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ट्रिग्नोमेट्री पे है। तो इसमें स्टेटमेंट गिवन है, इफ x इक्वल्स टू tan 60 इंटू cos 60 इक्वल्स टू sin 60 इंटू cot 60। और यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, उसमें भी आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की टर्म्स में ही आंसर होना चाहिए। तो एक बात देखो, यहाँ से अगर आप नोटिस कर सकते हो, इसमें 4 वैल्यू मैं तो डालना नहीं चाहूँगा। यहाँ देखो ये cos 60 लिखा हुआ है, यहाँ ये sin 60 लिखा हुआ है। तो ये cos 60 जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है उसको राइट पे ले जाके मैं डिवाइड कर दूँ अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो मेरे पास आ जाएगा x टाइम्स tan 60, x tan 60 डिग्रीज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा sin 60 बाय cos 60 इंटू cot 60। तो अब आप एक बात देखो, ये साइन बाय कोस लिखा है, ये क्या बन गया? ये tan थीटा बन गया ना, साइन थीटा बाय कोस थीटा tan थीटा होता है। इफ x tan 60 डिग्रीज इक्वल्स टू tan 60 इंटू cot 60 आ गया। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, ये जो है tan 60 और cot 60, या फिर ऐसे करो tan 60 दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? cot 60 डिग्री के इक्वल आ गई। और इसकी cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? cot 60 की वैल्यू होती है जी 1/√3, और 1/√x लिख दिया, 1/√3, और 1/√3 जो है हमारी tan 30 की वैल्यू भी होती है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज नहीं डालेंगे, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेंगे। तो यहाँ से tan 30 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √2, और वैल्यू जिसकी फाइंड करनी है ना, वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा प्लस कोट थीटा की। तो एक काम करते हैं, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक बार लिख के देखते हैं। ये क्या है? tan थीटा प्लस कोट थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan थीटा प्लस कोट थीटा एक्चुअली होगा क्या? tan थीटा जो है वो हमारा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होगा? कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस केस में एलसीएम जो है डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट होगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वो होता है 1, आइडेंटिटी लगा दी हमने, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया? डिनोमिनेटर में रह गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अब एक बात देखो, हमारा ये जो एक्सप्रेशन था tan थीटा प्लस कोट थीटा, ये क्या आ गया? ये बन गया है 1/sin थीटा कोस थीटा। यानी कि अगर हम किसी तरीके से साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे गिवन क्या है। तो गिवन था हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू है ना, वो गिवन है √2। अब हम साइन थीटा और कोस थीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा? देखो ध्यान से देखते हैं, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे
कि ये रहा, देखो जी, साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा कोस थीटा की, इक्वल्स टू ये बन गया 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये बन गया 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 2, और यहाँ से मैं एक स्टेप छोड़ कर लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, पहले 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 2 माइनस 1 1 रह गया, और जब 2 उधर डिवाइड करेगा तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मतलब साइन थीटा और कोस थीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 1/2। और हमारा फाइनल आंसर क्या है? हमारा फाइनल आंसर था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई? 1/2। तो ये बेसिकली 1/2 का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, आंसर आ जाएगा 2। यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं हम जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया हुआ है, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि भाई जो DE है ना वो BC के पैरेलल है। AE की वैल्यू गिवन है A यूनिट्स, EC की वैल्यू गिवन है B यूनिट्स, DE, अच्छा जो पैरेलल वाली लाइन है DE, उसकी वैल्यू गिवन है X यूनिट्स, और BC की वैल्यू जो है ना Y यूनिट्स है। तो देखो इसमें ना थेल्स थ्योरम या BPT जो बोलते हैं हम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो तो लग नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें ना पैरेलल वाली लाइंस इंक्लूड नहीं होती हैं, तो इसमें ना सिमिलैरिटी लगेगी। और अब क्योंकि ये पैरेलल गिवन है तो आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा कि ट्राइंगल ADE जो है ना, ट्राइंगल ADE सिमिलर है वो ट्राइंगल ABC के। अगर किसी को ये समझ नहीं आया है तो आप यहाँ कमेंट्स में कमेंट करके बताएं मुझे, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, कमेंट्स में एक्सप्लेन करूँगा, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो सीधा सीधा बहुत ऑब्वियस सा है ये कि ADE, ट्राइंगल ADE और ABC सिमिलर आ गए हैं। अगर ये सिमिलर आ गए हैं तो इसकी साइड्स में के बीच हमें क्या मिल जाएगी? प्रोपोर्शनैलिटी मिल जाएगी। मतलब जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हमें क्या मिलेगा? सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए ये देखो प्रोपोर्शनैलिटी मिल जाएगी, मतलब DE, साइड DE बाय BC इज इक्वल टू, मतलब ये प्रोपोर्शन मिल गया हमें, क्या मिलेगा यहाँ से? AE बाय AC। अब देखो DE की वैल्यू क्या है? DE की वैल्यू है X, BC की वैल्यू है Y, AE की वैल्यू है A डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू क्या है? देखो AC यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक है, तो AC का मतलब है A और B का सम, A प्लस B। अब जो नीचे ऑप्शंस लिखे हुए हैं उसमें दो ऑप्शंस में तो क्या किया हुआ है? X को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो X को मैं लेफ्ट पे रोक लेता हूँ, Y को दूसरी साइड स्विच कर देता हूँ, X इक्वल्स टू AY डिवाइड बाय A प्लस B। तो इसका ऑप्शन C जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेटमेंट गिवन है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AD पैरेलल टू BC। तो यहाँ से क्या करना है? हमें एक ट्रेपेजियम बनाना है, और उसमें ये बताया कि AD जो है ना, AD इज पैरेलल टू BC। सो ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AD और BC पैरेलल है। उसके बाद बताया हुआ है कि AD इज 4 सेंटीमीटर्स if diagonals AC and BD intersect each other at O। तो diagonals AC and diagonals BD, diagonals AC and BD, these two diagonals intersect at point O such that, एक रेशो गिवन है अब यहाँ से, AO by OC रेशो इज इक्वल टू DO by OB, और ये वैल्यू गिवन है, दिस वैल्यू इज 1/2। और अब आपसे यहाँ से BC की लेंथ पूछी है। तो देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है AOD, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC जो है ना, ये सिमिलर है। एक्चुअली इस ऑर्डर में नहीं, ट्राइंगल AOD सिमिलर है ट्राइंगल COB के। तो AOD इज सिमिलर टू COB। हमेशा याद रखना जब कभी भी एक ट्रेपेजियम गिवन हो तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे ये दोनों सिमिलर होंगे, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या हुआ, देखो ये एंगल ये इस एंगल के इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ऐसे हमारे पास क्या होंगे? ये एंगल्स
इक्वल हैं तो ए क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। तो एमसीक्यू है तो आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखना ट्राइंगल एओडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीओबी। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, अब यहाँ से सिमिलैरिटी से हम क्या उठा सकते हैं कि रेशो ए डी बाय बी सी इज इक्वल टू, कोई भी एक रेशो उठा लो यहाँ से, ए ओ बाय सी ओ। अब देखो ए ओ बाय सी ओ जो ये रेशो है इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 1/2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए डी बाय बी सी इज इक्वल टू 1/2। ए डी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4 बाय बी सी इज इक्वल टू हाफ, और जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर्स में दिया हुआ था यहाँ से सारे डायमेंशंस। तो बी सी की वैल्यू जो है वो आ गई 8 सेंटीमीटर्स। सो यहाँ से ऑप्शन सी जो है वो आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, टेंजेंट्स पे क्वेश्चन है। इफ़ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर्स है। तो दिस इज अ सर्कल और इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर्स है, और बाहर से एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनी हुई है, और वो किस तरीके से बनी है, दिस इज अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, यानी कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 60 डिग्रीज का है। दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। ठीक है, तो अब इसमें ये बताया हुआ है, चलो मैं एक काम करता हूँ, इस बाहर वाले पॉइंट को P, इस पॉइंट को A, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ए बी बोल देता हूँ, और जो सेंटर है उसको O बोल देता हूँ। अब रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर्स गिवन है, ए ओ को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये रेडियस बन गई ना, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर्स। अब देखो आपको पता ही होगा ये बात तो कि रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं OP को ज्वाइन करूँगा, OP को ज्वाइन करते ही मेरे पास यहाँ पे AOP एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एंगल है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल APO जो है बाइसेक्टर, AO जो है PO जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल APO जो है वो 30 डिग्रीज होगा। तो ये एंगल 30 डिग्रीज आ गया, मतलब ट्राइंगल APO में। तो अब बहुत सिंपल है, यहाँ से हम सीधा सीधा क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ से सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं इन ट्राइंगल APO। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AP की लेंथ हम फाइंड करना चाहते हैं, AO हमारे पास ऑलरेडी है, AP बाय AO, ये कौन सा रेशो बन जाएगा, AP इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस है, और AO जो है परपेंडिकुलर है, ये रेशो बन गया कोट। थीटा कितना है इस बार, 30 डिग्रीज है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा AP इज इक्वल टू AO टाइम्स कोट 30। कोट 30 की वैल्यू मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ जो कि √3 होगी, तो AO हमारा 3 है, तो 3√3 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ रहा है। तो AP के लिए हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 11 में। अब देखो यहाँ पे आपको इस बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एंगल APO की वैल्यू 30 डिग्रीज है। APO की वैल्यू 30 डिग्रीज क्यों है, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि अगर हम मैं OB को भी ज्वाइन कर दूँ तो ट्राइंगल APO और BPO जो है वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, तो इसलिए ये एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब बाइसेक्टर OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। इसके बाद यहाँ से बताया द एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी स्क्वायर की एक साइड जो है 6 सेंटीमीटर्स गिवन है। तो स्क्वायर बना लेता हूँ मैं, देखिए ऐसे करके कोई स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी जो साइड है ना वो 6 सेंटीमीटर्स है। तो अब आप एक बात देखो, अगर एक ऐसा सर्कल बनाए हम जो मतलब इस स्क्वायर के अंदर बनाया जा सकता है, उसकी मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डायमीटर उसका हो सकता है 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम रेडियस मतलब 6 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर के अंदर कोई भी जो सर्कल बन सकता है, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सर्कल जो बन सकता है उसकी साइड 3 सेंटीमीटर्स होगी। अब ऐसे में क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, एरिया पूछा है। एरिया के लिए सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है, एरिया के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर्स हो सकती है मैक्सिमम, तो 3 स्क्वायर मीन्स 9 पाई, आंसर पाई के टर्म्स में गिवन है
तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मतलब 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और आप एक बात देख सकते हो, बाकी तीनों ऑप्शन में जो एरियाज गिवन है वो इससे बड़े हैं। अगर एरिया बड़ा है तो इसका मतलब उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाएगी, और 3 सेंटीमीटर से बड़ी रेडियस का सर्कल एक स्क्वायर के अंदर नहीं बनाया जा सकता। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टेटमेंट गिवन है द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये बताया हुआ है कि सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो है वो 6√3 सेंटीमीटर्स गिवन है, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। तो डायगोनल की लेंथ कितनी बताई हुई है? डायगोनल की लेंथ बताई हुई है 2√3 सेंटीमीटर्स, सारा सेंटीमीटर में गिवन है। और आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टीएस से पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है लेंथ ब्रेड्थ हाइट का सम गिवन है, डायगोनल की लेंथ गिवन है, और टीएस से पूछा है एक क्यूबॉइड के लिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब इसको मैं बोलूँगा कि मेंसुरेशन और एल्जेब्रा को बहुत अच्छे से कंबाइन किया है इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया है, तो आपको जो टीएसए फाइंड करना है ना, एक बार टीएसए का फॉर्मूला देखते हैं हम। टीएसए का फॉर्मूला आपको याद होगा, ट्वाइस ऑफ यहाँ से एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला होता है यहाँ से टीएसए का, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्यूबॉइड में जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल की लेंथ फाइंड करने के लिए भी हमारे पास फार्मूला होता है। एक तरह से देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम ही है 3 डायमेंशन के लिए। ये है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास एक क्यूबॉइड के डायगोनल लेंथ फाइंड करने के लिए। अब देखो यहाँ से आप ये 3 एक्सप्रेशन पे ना एक बार ध्यान देना थोड़ा सा। एक एक्सप्रेशन लिखा है एल प्लस बी प्लस एच, एक इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और एक ही इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन तीनों एक्सप्रेशन में खास बात पता क्या है, ये तीनों एक्सप्रेशन एक आइडेंटिटी का पार्ट है। मैं यहाँ से एक ये फार्मूला लिखना चाहूँगा, एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर का फार्मूला। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लेना। देखो आइडेंटिटीज़ के बिना कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके रुक जाएंगे, आप कर ही नहीं पाओगे विदाउट आइडेंटिटीज़। तो ये एक वैसा क्वेश्चन है। और अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या मैं एक वीडियो लाऊं जिसमें मैं आपको तरीके बताऊं, कुछ ट्रिक्स बताऊं, जिससे आपको आइडेंटिटीज़ ईजिली याद हो सके। तो देखिए अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH, मतलब ये फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ, 2BH प्लस 2HL। तो देखो ये जो फार्मूला है इसमें अगर मैं यहाँ से बाकी लास्ट वाली 3 टर्म्स में से, इन 3 टर्म्स में से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया LB प्लस BH प्लस HL, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, L प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं। तो देखो L प्लस बी प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या है, L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू है ये रही 6√3। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6√3 होल स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो हमारे पास यहाँ गिवन है, ये इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे गिवन है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की रूट की वैल्यू है। तो यहाँ पर तो उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें, यह आ जाएगा 2√3 होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ बीच में इक्वल टू साइन है, मैंने प्लस लिख दिया गलती से, इक्वल टू प्लस। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन तो एक्चुअली यही है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रिप्लेस करके यहाँ लिख देता हूँ TS से, ठीक है। आप एक बार यहाँ तक देख लो, ये समझ आया। अब क्या करते हैं, अब करते हैं यहाँ से सॉल्व करने का काम। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 6√3 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 3 जार, ये आ गया 108 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 3 जार 12 प्लस TS से,
और TSA की वैल्यू क्या आ गई, TSA की वैल्यू आ चुकी है जी 108 माइनस 12 जो कि आ गया 96। अब TSA है तो उसकी यूनिट्स होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन सी। देखो बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट में गिवन है इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर गिवन है कि मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है ना, मोड और मीडियन के डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 24 और फाइंड करना है मीडियन और मीन का डिफरेंस, मतलब मीडियन माइनस मीन जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इम्पीरिकल फार्मूले पे बेस्ड है। इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है, इम्पीरिकल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होगा वो फार्मूला तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फार्मूलेज के बिना, आइडेंटिटीज के बिना करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो ये फार्मूला होता है यहाँ से मोड इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। आप इस फार्मूले को याद कर लेना अच्छे से, ये हमारे पास इम्पीरिकल फार्मूला होता है। तो अब देखो मोड माइनस मीडियन की वैल्यू गिवन है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये मोड लिखा और ये जो मीडियन है ना 3 टाइम्स मीडियन लिखा हुआ है, ये 3 मीडियन। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जैसे 3x है, 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना x प्लस 2x, तो मैं वही चीज़ यहाँ यूज़ करूँगा और 3 मीडियन को लिखूँगा मीडियन प्लस ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये तो था ही हमारे पास लास्ट स्टेप में। अब इस टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा मोड माइनस मीडियन आ गया, ये मीडियन लेफ्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। और यहाँ पे ये जो बचा है ना ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बच गया ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। अब देखो ये जो लास्ट स्टेप लिखा है मैंने, इसकी ब्यूटी देखो, यहाँ पे मोड माइनस मीन, मोड माइनस मीडियन। तो देखो ये मोड माइनस मीडियन यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये जो अभी मैंने सर्कल किया लास्ट में ये गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देख सकते हो आप मीडियन माइनस मीन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से बस वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो क्या वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है मोड माइनस मीडियन की वैल्यू है 24, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 24 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 12, यानी कि मीडियन माइनस मीन की वैल्यू हमारे पास 12 आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट गिवन है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील of radius 0.25 meter in rolling a distance of 11 किलोमीटर is। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड करनी है यहाँ से कि भाई एक पहिया कितनी बार घूम जाएगा 11 किलोमीटर ट्रेवल करने में। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। जैसे मान लो ये व्हील है, एक व्हील है, व्हील एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। अब सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ ना कुछ यहाँ से क्या होगी, रेडियस होगी। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब एक व्हील कंप्लीट रोटेशन लेता है ना, 1 कंप्लीट रोटेशन, तो इतने में वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल्स टू इट्स सर्कमफ्रेंस। सो 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, इक्वल्स टू इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है एक व्हील एक बार रिवॉल्व होने पर। तो हम इस क्वेश्चन में सीधा सीधा मान लेते हैं कि भाई लेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो है ना, लेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बी n। तो n रेवोल्यूशंस है, तो देखो n रेवोल्यूशंस में वो व्हील कंप्लीटली, मतलब n रेवोल्यूशंस में 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। ठीक है जी, तो n यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू डिस्टेंस
कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई आर के इक्वल, सर्कमफ्रेंस के इक्वल, इक्वल्स टू 11 किलोमीटर्स, इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है जो हमें फाइंड करना है, और इसके बाद हमारे पास ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस जो है ना, रेडियस हमें गिवन है 0.25 मीटर्स, तो उसको हम 0.25 को 1/4 लिख लेते हैं। 0.25 1/4 के इक्वल होता है ना, तो मीटर। अब एक बात का ये भी ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड में जो हमने रेडियस की वैल्यू डाली है वो मीटर्स में डाली है, तो राइट साइड पे लिखे हुए 11 किलोमीटर को भी हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जो कि 11,000 मीटर्स बन जाएगा, मतलब यूनिट्स सेम बना लेंगे। अब यहाँ से कैंसिलेशन करते हैं, 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 11, तो यहाँ से n की जो वैल्यू है ना वो आ चुकी है 11,000 इंटू 7/11। मैंने इधर से 11/7 को दूसरी साइड स्विच किया था, वो रेसिप्रोकेट हो गया, तो 11 1 जार और 11 1000 जार, तो 7 इंटू 1000 7000 आ गया ये। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो है ना वो 7000 बन गई है, ये हमारा आंसर है, और जो कि है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक यहाँ से क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, इसमें पूछा है ये क्लास इंटरवल गिवन है, इसमें लास्ट में पूछा है द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास फाइंड करनी है, और उसकी लोअर लिमिट्स का सम फाइंड करेंगे फिर हम। तो देखो, मॉडल क्लास से इजी तो फाइंड करना कुछ होता नहीं है। मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम या फ्रीक्वेंसी वाली रो देखते हैं, जहाँ पे हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, जहाँ पे हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाती है वही हमारी क्या होती है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो हमें पता चल गई, मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास है 15 to 20। तो यहाँ से मैं यहीं करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो, लोअर लिमिट क्या हो गई मॉडल क्लास की 15 प्लस, अब देखो अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें फाइंड करना है मीडियन क्लास। देखो वैसे तो आप वो पूरा एक प्रोसेस फॉलो करते हो ना, जब वो 4 मार्कर क्वेश्चन आता है मीडियन फाइंड करने वाला, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह फाइंड करते हैं, लेकिन देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव मीडियन का मतलब होता है कि मिडल मोस्ट एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मिडल मोस्ट एलिमेंट डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। तो देखो, अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी का सम करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 25 45 54 एंड 66, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है 66। तो अब आप एक बात देखो, अगर 66 ऑब्जर्वेशंस हो तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी 33rd एंड 34th। तो अब आप एक बात ये देखना कि ये फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है, इन फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है 37 आ रहा है, 37 ध्यान से देखना, ये सम आ रहा है 37। और मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है हमारी, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन थी 33rd एंड 34th। तो डोंट यू थिंक कि 33rd और 34th ऑब्जर्वेशन हमारी इस क्लास में आएगी। आप इसको नॉर्मली करना चाहो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है हमारी मीडियन क्लास है 10 to 15, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है, इसकी लोअर लिमिट है 10, तो 15 + 10 25, ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हमारा आंसर है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, अरे प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 2 डाइस एक साथ रोल करते हैं हम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बनती है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेगी हमारे पास 36, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेगी 36। और इसके बाद बताया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो देखो 6 कितनी बार आएगा, एक बात समझते हैं। मान लो हम, आपको पता होगा कि जो आउटकम्स लिस्ट करते हैं 2 डाइस रोल करने पर, वो ऐसे लिस्ट करते हैं 1 1 1 2। तो इसमें मान लो मैंने लिखा 2 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई फर्स्ट डाई पे आया 2, सेकंड डाई पे आया 3। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो देखो अगर मैं ये मान लूँ कि फर्स्ट डाई पे 6 आ गया, फर्स्ट डाई पे 6 आ गया, तो सेकेंड डाई पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, कितनी डिजिट्स आ सकती हैं, 6 डिजिट्स आ सकती हैं। मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 5 6।
और अगर मैं ऐसा ही करूं कि सेकेंड डाई पे 6 मान लूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, लेकिन इसमें जो 6 6 वाला केस है ना वो रिपीट हो जाएगा। या तो आप एक काम और भी कर सकते हो कि इसमें ना सारे एलिमेंट्स लिस्ट ही कर लो, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना उसको हम लिस्ट कर लेते हैं। देखो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं लिस्ट करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। अब इसके बाद और क्या क्या केसेस बन सकते हैं? उसके बाद केसेस बन सकते हैं हमारे पास 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6 और 6 6 वाला केस हम छोड़ देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो देखो ये कितनी आउटकम्स बनी, ये आउटकम्स बनी 11। तो हमारा आंसर होना चाहिए 11 आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 11 बाय 36, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 5 10 बीटा की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 में 5 टाइम्स 10 बीटा की वैल्यू गिवन है, वो गिवन है 4। तो यानी कि 10 बीटा की वैल्यू कितनी होगी? वो आ जाएगी 4/5। अब एक बार इस एक्सप्रेशन पे भी नज़र डाल लेते हैं। जो एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्सप्रेशन है 5 साइन बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ कोस बीटा डिवाइडेड बाय 5 साइन बीटा प्लस 2 कोस बीटा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक छोटा तरीका भी है, लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में सीधा क्या आता है कि भाई tan बीटा की वैल्यू गिवन है, tan जो है वो p/b रेशो होता है, ट्रायंगल बना लेंगे हम, रेशो फाइंड कर लेंगे, वहाँ से क्या करेंगे फिर वहाँ से हम p और b हमारे पास है तो h फाइंड कर लेंगे, उसके बाद साइन बीटा और कोस बीटा कैलकुलेट करा के हम आंसर देंगे। एक तो तरीका ये है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा तरीका होने वाला है, इससे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना हम डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो यहाँ पे, किससे? कोस बीटा से। न्यूमरेटर को देखो मैंने डिवाइड कर दिया कोस बीटा से, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो कोस बीटा से। ये लो जी, कोस बीटा से हमने डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड होने के बाद देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये वाला कोस बीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर यहाँ से आ गया 1। लेकिन ये देखो 5, यहाँ जो लिखा हुआ है ये साइन बीटा बाय कोस बीटा, ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास tan बीटा। 5 tan बीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 tan बीटा प्लस 2। देखो ये क्वेश्चन है ना बार बार आता रहता है, लास्ट ईयर सैम्पल पेपर में भी था और फाइनल एग्जाम्स में भी आने के चांसेस बने रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये शॉर्ट ट्रिक जो है एक्चुअली ये सीख लो। 5, अब tan बीटा की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। tan बीटा की वैल्यू क्या है? 4/5। tan बीटा की वैल्यू है 4/5 माइनस 2 डिवाइड बाय 5 टाइम्स 4/5 प्लस 2। तो यहाँ से ये 5 5 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में क्या आ गया? न्यूमरेटर में आ गया 4 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में भी 5 से 5 कैंसिल हो गया मल्टीप्लिकेशन करते हुए, यहाँ से आ गया 4 प्लस 2। तो ये बन चुका है 2/6, सिंप्लीफाई करने पर 1/3। तो इसका आंसर है 1/3, ऑप्शन ए। अब देखो ये नए टाइप के क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग वाले। इसमें बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780 एंड देयर HCF इज 17 देन देयर LCM इज। ठीक है, आपको एक बात तो पता ही होगी कि इफ वी हैव टू नंबर्स A एंड B, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF जो होता है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। तो अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं रिप्लेस करके लिख देता हूँ 5780 और HCF है 17 और यहाँ पे लिखा हुआ है LCM। तो देखो LCM की वैल्यू कैसे आ जाएगी? LCM की वैल्यू आ जाएगी 5780 को अगर मैं 17 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से आने वाला है जी 17 3s are 51, 17 4s are 68, हाँ 340। तो LCM आया हमारा इस तरीके से 340, और इन्होंने भी LCM 340 दिया है।
मतलब स्टेटमेंट ए तो हमारी करेक्ट हो गई, असर्शन इज करेक्ट। तो अब बात क्या आ गई है, अब बात आ गई है कि रीजनिंग की। रीजन इन्होंने बताया एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये बात भी ऑब्वियस है कि एचसीएफ जो है ना हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। लेकिन इसमें एक बात देखो कि ये स्टेटमेंट जो आर है यानी कि रीजन वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट तो है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। अगर यहाँ पर ये लिखा होता ना रीजन में कि भाई प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तब हमारा ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। तो इसमें क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें ध्यान से देख लेना, कई बार ऐसा होता है कि पूरा क्वेश्चन करके भी यहाँ पे क्या होता है कि रीजन भी करेक्ट लगता है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, रीजन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है। इसमें असर्शन वाली स्टेटमेंट में गिवन है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल एबीसी गिवन है तो वही बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ट्राइंगल एबीसी गिवन है और इसमें क्या बताया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए सी, ए बी एंड ए सी। तो ये ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स गिवन है और उनके नाम भी दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है डी और ई। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 3 5 और ई के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -3। तो अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ये BC की लेंथ कह रहे हैं कि 20 यूनिट्स हैं, मतलब चेक करना है हमें कि भाई वो 20 यूनिट्स है भी या नहीं है। तो अब आप एक बात देखो, D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये मिड पॉइंट थ्योरम से आ गया हमारे पास कि अगर हम एक ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो वो थर्ड वाली जो साइड होगी उसके पैरेलल होगा। तो ये इसके पैरेलल भी है और मिड पॉइंट थ्योरम में ये भी पता चलता है कि वो इसका हाफ होगा। तो हम एक काम करते हैं, DE की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, DE पे लगा देते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता ही है, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। ये आ जाएगा 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 5 + 3 होल स्क्वायर। तो ये आ चुका है जी 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64 अंडर द रूट, ये 100 आया, 100 का रूट आ जाएगा 10। तो DE की जो लेंथ है ना वो 10 यूनिट्स आ गई है और BC की लेंथ जो है वो उसका डबल 20 यूनिट्स हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट ए जो है असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद रीजन वाली स्टेटमेंट में दिया हुआ है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम की जो स्टेटमेंट मैंने अभी बताई थी वही वाली स्टेटमेंट है ये, यानी कि ये रीजन जो है, रीजन वाली स्टेटमेंट ये अपने आप में करेक्ट है, स्टेटमेंट आर, और इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए खत्म होता है सैम्पल पेपर का, और अब मैं इस कुछ टाइम में इसके सेक्शन बी सी यानी कि पूरा पेपर सोल्व कराने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करना, उनका भी फ़ायदा होना चाहिए, मेरा भी साथ में। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगा, टिल देन बाय, टेक केयर।